गरीबों की राजनीति करने वाले लोग सिर्फ गरीबों के साथ राजनीति ना करें बल्कि उनको प्रतिनिधित्व भी दें। लोकतंत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने सूबे के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकता है। उसके बाद मैं 1 महीना जेल रही। उस जेल ने बहुत कुछ बदला हमारी ज़िंदगी में। किसने मेरे साथ वो अत्याचार किया, दमन किया, मुझे महीनों जेल में रखा, मेरे परिवार के साथ जो हुआ, उन सारी चीज़ों ने मुझे ये इस बात के लिए और मजबूत कर दिया कि अब मुझे राजनीति ही करनी है। मानसिक तनाव दिया जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है आपको, आपके परिवार को कि आप झुक जाएं और दोबारा राजनीति में कदम ना रखें। कि अगर पढ़े लिखे लोग और खासतौर पर मैं जिस समाज से आती हूँ, ब्राह्मण समाज से, उस वर्ग के लोग अगर विपक्ष में खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष को मजबूती मिलती है। जो जीत होती है वो अहम और वहम देती है और जो हार होती है वो सीख देती है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को श्रेय किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप मुझे देख रहे हैं इसमें लखनऊ से। चर्चा टीवी में हम अक्सर फेस टू फेस में बात करते हैं राजनीतिक लोगों से, और आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा से, लखनऊ उत्तरी विधानसभा से एक पूर्व प्रत्याशी हैं, पूजा शुक्ला जी हैं। समाजवादी छात्र सभा में आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी। अभी तरकश निकल चुका है अभी, लेकिन ठीक से लग नहीं पाया है। आपसे हम बहुत सारी बातचीत करेंगे राजनीति में, खासकर समाजवादी पार्टी में महिलाओं की जो सक्रियता है उसको लेकर के। लेकिन पहला सवाल मेरा ये है कि आजकल की जो जिस लाइन लेंथ में राजनीति अभी हो रही है, पूजा शुक्ला खुद को कहाँ पे देख रही हैं? मैं खुद को विचारधारा के साथ देख रही हूँ, समाजवादी विचारधारा, जिस विचारधारा को लेकर के मैं छात्र राजनीति के अंदर आई और जहाँ से मैंने ये सीखा कि समाज के अंदर समानता की बात होनी चाहिए, महिलाओं की प्रतिनिधित्व की बात होनी चाहिए, हर गरीब वर्ग के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। गरीबों की राजनीति करने वाले लोग सिर्फ गरीबों के साथ राजनीति ना करें बल्कि उनको प्रतिनिधित्व भी दें। तो मैं उस विचारधारा को लेकर चल रही हूँ, मैं समाजवादी विचारधारा को लेकर चल रही हूँ और आज भी मैं अपने विचारधारा के साथ प्रतिबद्ध हूँ और उसी को लेकर आगे बढ़ रही हूँ। एक बात बताइए, वैसे मैंने आपका इतिहास देखा है, अमूमन लड़कियां जो है ऐसी फील्ड में आने से बचती और टीचिंग जॉब उनके लिए सबसे बेस्ट जॉब होती है। पूजा शुक्ला काला झंडा दिखाने के बाद आपके व्यक्तित्व में जो बदलाव आया है, आपके परिवेश में, पारिवारिक परिवेश में बहुत सारी चीज़ों में अचानक से बदलाव आया होगा। तो मेरा सवाल ये है कि काला झंडा दिखाने के बाद पूजा शुक्ला की लाइफ में क्या बदला क्या? देखिए, अगर काले झंडे की बात करें तो उससे पहले की भी मैं बात आपको कहूँ कि मैं हमेशा से सक्रिय रही राजनीति में। मैंने छात्र राजनीति, जब मैंने झंडा नहीं भी दिखाया था तब भी मैं छात्रों के हितों के लिए लड़ती रहती थी। और लोकतंत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने सूबे के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकता है। तो मैंने भी एक कोशिश की कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और उसके पहले जो भी प्रोसीजर था वो हमने फॉलो किया। हमने कुलपति से भी बात की, हमने राज्यपाल से भी बात की और उसके बाद जब हमारी कहीं बात नहीं बनी तो हमने मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। तो उसके बाद जो इंसिडेंट रहा, तो उसके बाद मैं 1 महीना जेल रही। उस जेल ने बहुत कुछ बदला हमारी ज़िंदगी में। एक जो सपना होता है किसी भी व्यक्ति का कि हम नौकरी करेंगे, एक साधारण जीवन जिएंगे, हम इस तरह की लाइफ में नहीं आना चाहते थे। लेकिन यहाँ तक मुझे लाया कौन? किसने मेरे साथ वो अत्याचार किया, दमन किया, मुझे महीनों जेल में रखा, मेरे परिवार के साथ जो हुआ, उन सारी चीज़ों ने मुझे ये इस बात के लिए और मजबूत कर दिया कि अब मुझे राजनीति ही करनी है और मुझे सकारात्मक राजनीति करनी है, उन लोगों की राजनीति करनी है जो शायद मुख्यधारा में आकर के अपनी बात नहीं रख सकते। तो उसके बाद तमाम बदलाव रहे और चुनाव भी लड़े, आपको मालूम होगा। तो बदलाव तो निरंतर चल रहे हैं जी। एक बात बताइए पूजा, जिन दिनों आपके ऊपर बर्बरता बढ़ती जा रही थी, हालांकि ये राजनीति का एक अंश है जिसको तपाया नहीं जाता है, मुझे नहीं लगता है कि वो बड़े नेता आज तक बन पाए, चाहे जो फूल की थाली जिसको भी मिली होगी, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे से उसने उसको पढ़ाया होगा। जेल गई हैं आप, तो शायद 20 दिन की 26 दिन की जेल हुई। जेल तो पहली बार गई होंगी ना, मतलब राजनीतिक परिवेश में। वहाँ जो आप लोगों के साथ हुआ, एक विपक्ष की पार्टी से आप हैं, यहाँ पर बाबा योगी नाथ की सरकार है, आदित्यनाथ की, कुछ बर्बरता हुई थी क्या अंदर? देखिए, उससे पहले ही जेल भेजने से पहले ही बहुत ज्यादा लोगों के साथ लोगों को मारा गया, पीटा गया। मेरे साथ और भी लोग थे, उनके साथ भी यही हुआ, सबके साथ हुआ, सबको डराया गया, धमकाया गया। उसके बाद तनाव भी होता है, मानसिक तनाव दिया जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है आपको, आपके परिवार को
कि आप झुक जाएं और दोबारा राजनीति में कदम ना रखें। राजनीति में कदम न रखें। जी बिल्कुल, क्योंकि उनको लगता है कि अगर पढ़े लिखे लोग और खासतौर पर मैं जिस समाज से आती हूँ, ब्राह्मण समाज से, उस वर्ग के लोग अगर विपक्ष में खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष को मजबूती मिलती है। जी, जी। तो कहीं ना कहीं ये एक डर था लोगों के मन में, लेकिन हम लोगों को जो मानसिक प्रताड़ना दी गई, यकीन मानिए उसी ने हम लोगों को मजबूत किया। उस वक्त ये लगा कि अगर अब ये झेल ले गए तो आगे बहुत कुछ झेल ले जाएंगे। और वो पहली बार मैं जेल गई थी और उसके बाद कई बार गई, कई मुकदमे लगे, आदत हो गई अब तो। अच्छा, वैसे ये जो मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ जेल जाने के बाद, लेकिन काफी बदलाव है। हाँ, मैं उस पूजा शुक्ला को नहीं देख पा रहा हूँ अभी। थोड़ा सा एक निर्भरता है, मतलब एक आंखों में एक चमक है। वजह जेल है या अब राजनीतिक जो कुछ परिपक्वता है? देखिए, वजह जो आत्मविश्वास मिला मुझे मेरी पार्टी से, या जो मौका मुझे मिला, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि राजनीति में जिस मुकाम को हम हासिल करने आए थे, जिन लोगों की बात हम करते थे, जिनकी हम लड़ाई लड़ते थे, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मुझे पार्टी ने दिया। और जब आप अपने मतलब अपने पसंद का काम कोई करते हैं और उसमें आपको सफलता मिलती रहती है, तो कहीं ना कहीं ये खुशी, आत्मविश्वास तो बढ़ता है। इस वजह से शायद। एक बात पूजा ये बताइए, जब आपने 2022 का चुनाव लड़ा तो आप एक ऐसी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे जिसका जनाधार मतलब कहने के लिए उसका बहुत था, वो सीधे एक मुद्दे पे ही बात कर रहा है, हिंदुत्व वगैरह वगैरह। आप लोग चुनाव हार गए, अल्टीमेटली हारे वो, आप जैसे भी आप आरोप लगा रहे होगी, लेकिन आप लोग चुनाव हार गए। कैसा अनुभव रहा? और जो ये हार हुई ना, कहाँ चूक हो रही थी, कहाँ आप नहीं उनसे लड़ पा रहे थे? देखिए, जो जीत होती है वो अहम और वहम देती है, ठीक है, बहुत और अच्छा। जो हार होती है वो सीख देती है। तो एक सीख मिली है, परखने का अवसर मिला, कौन अपना था कौन अपना नहीं था। बहुत सारे तजुर्बे मिले, बहुत सारी कमियां जो खुद के अंदर थी वो इतने दिनों में मैंने तलाश की, क्या बेहतर कर सकते हैं हम। और जब आप एक बार हार जाते हैं तो जब आप अगली लड़ाई में जाते हैं तो मुझे लगता है पहले से और ज्यादा मजबूत तैयारी हो जाती है। हाँ, तैयारी हो जाती है। तो अब जो जीत जाता है वो अहम और वहम का शिकार होता है, लेकिन जो हार जाता है और निरंतर प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर और बदलाव ला पाता है। और मुझे लगता है कि इस बार जब मैं चुनाव लड़ूंगी तो मेरे अंदर और परिपक्वता होगी, और वो सारी चीजें जो कमियां मुझसे छूट गई, जो लोग मुझसे छूट गए, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि और भी लोगों को अपने साथ जोड़ूं। मुझे जो वोट मिले उसमें और इजाफा हो, क्योंकि निश्चित तौर पर हाँ मुझे बहुत वोट मिले हैं, क्योंकि लखनऊ जैसी राजधानी जहाँ पर उत्तर विधानसभा का चुनाव लड़ा, और भाजपा के धन पशु के खिलाफ मेरी लड़ाई थी जो करोड़ों का टिकट लेके आए। तो कोई बहुत आसान लड़ाई नहीं थी, कठिन थी, एक आम सामान्य परिवार से निकली। मैच में आपको उतार दिया गया और मतलब देखिए, लड़ाई लड़नी हो तो बड़ी लड़नी चाहिए, मजा आता है। बड़ी लड़ाई लड़ने में ना आपको मजा आएगा, सीखने का अवसर मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है जिसके खिलाफ आप लड़ रहे होंगे वो जितना बड़ा आदमी होगा, जितना बड़ा आपका विरोधी होगा, उतना बड़ा आपका कद होगा, संघर्ष उतना बड़ा होगा। हाँ, उतना बड़ा। ये राजनीतिक बातें अब अच्छी हो रही है। हाँ, तो इस वजह से। लेकिन हाँ, बस ये है कि मेरा एक ये था कि मेरे हारने के बाद जितना मुझे दुख हुआ उससे बहुत ज्यादा लोगों को दुख हुआ, क्योंकि मुझे जो वोट मिला था वो इसलिए मिला था कि मैं बहुत आम साधारण परिवार से आई हूँ और मैंने संघर्ष किया है। लोगों का एक बहुत वो था मेरी विधानसभा के अंदर, कॉमन लोग थे। आज भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं चुनाव हार गई, मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, वही प्यार मिलता है। ये बताइए, अमूमन राजनीति में महिलाओं की जो प्रतिशत, उनका जो योगदान है वो धीरे धीरे खैर बढ़ ही रहा है। हम लोग भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, अपर्णा जी हैं, डिम्पल जी हैं, प्रियंका जी, मतलब यहाँ पे लोग हैं, पूजा शुक्ला भी हैं, और भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो बीजेपी में भी। और बट ये बताइए कि समाजवादी पार्टी में जो महिला नेता हैं, क्या स्थिति है उनकी राजनीतिक, जो वहाँ पे जो भी, क्योंकि एक होता है जो है ना पुरुष, एक होता है महिला, अंतर तो होता है, आप माने चाहे न माने, बट राजनीति में क्या समाजवादी पार्टी के अंदर महिलाओं की राजनीति आसान है? मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, महिलाओं के लिए तो कहीं भी कुछ आसान नहीं है। अगर आप सामाजिक दृष्टिकोण से बात करें तो महिलाओं को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, और सिर्फ आज की बात नहीं है। अगर हम पिछले कई दशकों से देखें तो महिलाओं को बार बार अपने आप को, अपना नेतृत्व, अपने आप को साबित करना पड़ता है। और एक आम धारणा होती है कि कोई पुरुष है, कोई महिला है, तो हम महिला को 12 बजे कैसे फोन करेंगे, कैसे इन्हें बुलाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इन मिथकों को तोड़ने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और सारे लोग समाज का एक हिस्सा है, सभी पार्टियों के अंदर समाज से ही लोग जाते हैं,
तो अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो जो समाजवादी पार्टी का इधर का आप महिला संगठन आप देखो, महिला नेतृत्व देखो, या जिन लोगों को टिकट देखा, अगर उनका एनालिसिस करो तो आपको समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी ने अपने अंदर क्या बदलाव किया है। समाजवादी पार्टी ने हेलीकॉप्टर नेताओं की एंट्री खत्म कर दी है। समाजवादी पार्टी ने जमीनी लोगों को, जो जमीन से जुड़े हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, खासतौर पर मैं महिलाओं की बात भी करूंगी, जो आम परिवेश से महिलाएं आ रही हैं, उनको अखिलेश यादव जी ने वो माहौल दिया है। जैसे मैं आपको बात बताऊं, हमारी छात्र सभा है, पहली बार किसी महिला को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। बड़ा मैसेज है। आप महिला संगठनों में देखो तो महिला संगठन हमारा कितना सक्रिय रहा। कहीं कोई घटना हुई, कोई भी बात हुई, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पहुंची। विधानसभा स्तर पे बात करो, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक हर जगह महिलाओं की आपको अग्रणी भूमिका दिखेगी और तमाम महिला विधायक आपको पहले से और बेहतर दिखेंगी। लखनऊ की बात करें, लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखोगे। एक सामान्य परिवार से आने वाली पूजा शुक्ला को टिकट मिला। ये कोई आम साधारण बात नहीं है। मतलब जो मनी मसल पावर की पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर किसी सामान्य परिवार की बेटी को एक राजधानी से चुनाव लड़ा देना, ये अपने आप में परिवर्तन की सोच का एक सूचक है। और अखिलेश यादव जी ने वो माहौल दिया है ताकि जो महिलाएं हैं, सभी वर्ग, सभी जातियों की, सभी धर्मों की, वो आकर के समाजवादी पार्टी में जुड़े। और उसमें जुड़ने के लिए उन्हें नेतृत्व के साथ साथ एक वातावरण देना होगा जिसमें महिलाएं ये फील करें कि अगर हमारे साथ कोई घटना होती तो हमारा नेता हमारे लिए स्टैंड करेगा। और वो कॉन्फिडेंस आज मुझ में है। मुझे भरोसा है कि कोई बात होगी तो अखिलेश जी हम लोगों के साथ खड़े हैं। और सिर्फ मेरी साथ ही, तमाम महिलाएं जो पार्टी में है, नहीं है, उन सबके साथ खड़े हैं। इसलिए हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी तेजी से बदल रही है महिलाओं के लिए। एक बात बताइए, बीते दिनों हालांकि हिंदुस्तान में एक आरोप है यौन शोषण का, बड़े बड़े लोगों पे लिखा है, लगा है। कईयों की तो राजनीति भी खत्म हुई इसमें। उत्तर प्रदेश में हालिया दिनों में एक बीजेपी के नेता है ब्रजभूषण शरण सिंह, सांसद कैसरगंज और कुश्ती संघ के अध्यक्ष, दिल्ली में बैठे कुछ महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगा दिया यौन शोषण का। बवाल तो मचा। लेकिन एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैंने महसूस किया, एज ए जर्नलिस्ट मैंने भी देखा कि जो विपक्ष रहा है, समाजवादी पार्टी रहा है, उसकी चाहे महिला विंग हो चाहे पुरुष विंग हो, बहुत ज़्यादा कोई बयानबाजी ही नहीं आ रही थी। ये ब्रजभूषण सिंह को लेकर के इतनी मोहब्बत क्यों है? देखिए, मामला ब्रजभूषण शरण सिंह का नहीं है। मामला ये है कि विपक्ष ने सवाल हमेशा खड़ा किया है। विपक्ष लगातार उन्नाव का मामला हो या हाथरस का मामला हो, तमाम मामलों पे हमेशा अखिलेश जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जब ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला आया तो अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ करके स्टैंड लिया। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महिला खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है और हम पहले भी मुद्दा उठाते रहे हैं। ठीक है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को शह किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है। वो हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, किसी को भी मार दे रहे हैं, किसी की, उनकी जो पूरी गुंडाई दबंगई चली, उसको शह कौन दे रहा है? ठीक है। कौन वो लोग हैं जो मुझे याद है अभी हाल ही में एक बच्चा आया था, वो बार बार कह रहा था मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई को ब्रजभूषण शरण सिंह ने मार दिया, और अखिलेश जी ने उस पर स्टैंड लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा शेल्टर उनको दिया। तो हम तो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सत्ता में कौन लोग बैठे हैं? कुलदीप सिंह सेंगर का मामला आया तो लड़की के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। उस बच्ची के पास आज बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा। क्यों? उसके पिता यौन शोषण के खिलाफ ही तो बोल रहे थे, बलात्कार के खिलाफ ही तो बोल रहे थे, लेकिन उनको थाने में पीट के मार दिया गया। तो ये जब आप शेल्टर देंगे, और मीडिया हमारा साथ तो देती नहीं, हम कितने भी मुद्दों पे बोलते रहे, मीडिया कितनी हमारी आवाज को दिखाती है। हमारी जगह जगह छात्र संघों को लेकर मांग चल रही है, महिलाओं को लेकर के कई आंदोलन हुए, मीडिया ने हमें कभी कवरेज नहीं दिया, और मुझे उम्मीद भी नहीं कि कभी कवरेज देगी। क्योंकि हाँ, सिर्फ अगर कुछ है हमारे पास तो वो अल्टरनेट मीडिया है, सोशल मीडिया है, यूट्यूबर्स है, वही हमें दिखा देते हैं। हम लोग हैं। हाँ, आप लोग हैं। अच्छा, एक ये थोड़ा सा टफ है। आप ब्राह्मण वर्ग से आती हैं, आप प्रत्याशी भी रही हैं, समाजवादी पार्टी में हैं, थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं इस पर आपका भी जवाब चाहूँगा। कल मैंने पूछा भी है आपके कई नेताओं से, ये रामचरितमानस पे जो विवाद है ठीक है, बस मैं एक एक्शन उसके मैं जानना चाहूँगा। ये देखिए, आप नेता हैं, सवाल बनता है, आपकी पार्टी के लोगों ने विरोध भी किया इसका, तेजनारायण पवन पांडे जी जो कि अयोध्या में, उन्होंने भी किया है। आप भी उसी पार्टी में, बट आपकी पार्टी में अगर ऐसी विचारधारा आ रही है, स्वामी प्रसाद जैसी, आपको नहीं लगता है कि आपकी राजनीति में एक बड़ी फूट हो सकती है? देखिए, मेरा ये मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अपनी अलग विचारधारा है। ठीक है। वो जो सोच रखते हैं वो हमारी सोच नहीं हो सकती। ठीक है। हर व्यक्ति का अपना अलग मत होता है। ठीक है। उनका भी अपना अलग मत है, हमारा अलग मत है। ठीक है। हमारी भगवान राम में आस्था है, ठीक है। हमारी रामचरितमानस में आस्था है। ठीक है। और मैं
हमेशा कहती हूँ कि धार्मिक ग्रंथों को, धार्मिक चीजों को, धार्मिक अनुष्ठानों को, धर्म को राजनीति से हमेशा अलग रखना चाहिए। यदि आप धर्म और राजनीति को एक साथ मिला देंगे तो कभी इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर आदमी अपने धर्म को सर्वोपरि साबित करना चाहता है और हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। तो आप देश संविधान से चल रहा है, हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सुंदरकांड में जाते हैं, हमारी भगवान राम में आस्था है, लेकिन राजनीति को और धर्म को हम अलग रखते हैं। अगर मैं किसी कथा में जाती हूँ, अगर मैं किसी सुंदरकांड में जाती हूँ, तो ये मेरी अपनी आस्था है, मेरा अपना विश्वास है ईश्वर के ऊपर, मैं इसलिए जाती हूँ। लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसी भी धर्म पे, किसी भी ग्रंथ पे टिप्पणी करे। किसी को ये अधिकार नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो सामने से भी ऐसी बातें होंगी। ये गलत नहीं होना चाहिए। फिर जो सही मुद्दे थे वो फिर दबेंगे। मेरा अपना मत है कि बेरोजगारी पे बात हो, मुद्दों की बात हो, जिससे आम जनमानस का भला हो, इससे कुछ भला नहीं होने जा रहा। एक बात बताइए, वैसे तो विश्वविद्यालय के लेवल पे आप जहाँ से आई, इन दिनों छात्र राजनीति को दबा दिया गया है। आपके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि लखनऊ से कोई लड़ रहा है, अभी तो सन्नाटा छाया हुआ है। मैं भी इलाहाबाद गया था, तो उसका नाम बदल गया है, हालांकि प्रयागराज है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में विगत 300 दिनों से एक धरना प्रदर्शन चल रहा था। मैं वहाँ देखा, एक वहाँ के कोई नेता थे, उनसे मेरी मुलाकात, आप ही की पार्टी की थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उनसे हम लोग मिले। तो वहाँ देखा एक लंबे किसी प्रोसेस को लेकर के, फीस वृद्धि को लेकर के और लैबोरेटरीज को लेकर के, मतलब तमाम कई सारे मुद्दे हैं। वीसी वहाँ पर कुछ, मैंने वहाँ छात्रों से बात की, कुछ मतलब 90% लोगों ने वीसी को देखा ही नहीं है, जो वहाँ की वीसी है। इस प्रकार की जो राजनीति है, अगर छात्र राजनीति को खत्म कर देंगे तो आप इसको कैसे देखते हो कि इलाहाबाद जैसी घटनाओं को ना मीडिया दिखा पा रहा है, ना आप लोग इसको दिखा पा रहे हो, छात्र राजनीति फिर कैसे करोगे? देखिए, नेताजी एक बात कहते थे, माननीय स्वर्गीय नेताजी ने हमेशा ये कहा कि अगर छात्र संघ के अंदर आम गरीब परिवार के बच्चे नहीं आएंगे और छात्र संघ नहीं होंगे तो इस देश को नया भविष्य, नया नेतृत्व नहीं मिलेगा। ठीक है। इस देश की विचारधारा पर संकट है, इस देश के नेताओं के भविष्य पे संकट है, क्योंकि जब नई उपज आएगी ही नहीं तो हम इस देश को किस दिशा में ले जाएंगे। ठीक है। और कहीं ना कहीं आज वो बात हम लोग को दिख रही है कि जिस तरह से छात्र संघों को खत्म किया जा रहा है, छात्र संघों को खत्म करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि मनमाने तरीके से जो लूट विश्वविद्यालयों के अंदर चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं, उसमें छात्रों का हस्तक्षेप बंद हो जाए। छात्र सिर्फ आए, पढ़ें और अपने घर चले जाएं। ना कोई नई बात, ना कोई संवाद, ना कोई चर्चा। ये जो मानसिक रूप से विचारधारा के हम कहते हैं विश्वविद्यालय में सिर्फ समाजवादी विचारधारा के लोग नहीं है, विश्वविद्यालय में हर विचारधारा के लोग हैं। और आज वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, अधिकतम छात्र नेता हैं, उस जगह से आए हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जो छात्र हैं उनको मानसिक रूप से अगर कुंद कर देना है तो विश्वविद्यालय में छात्र संघ बंद कर दीजिए, सवाल नहीं होगा। लोग डरेंगे, पुलिस से मुकदमा लिखवा दीजिए और बच्चों को फेल करवा दीजिए। ऐसा होता रहा, अम्बेडकर विश्वविद्यालय इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जो बच्चा आंदोलन करता है उसको फेल कर दिया जाता है। हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय एडमिशन नहीं लिया गया, हमारा एडमिशन नहीं लिया गया, यही कह करके। और हमारे साथ तो लखनऊ विश्वविद्यालय में भी यही हुआ, तो मेरे साथ तो कई जगह ऐसा हो गया है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में भी पिछले 60 दिनों से बच्चे छात्र संघ को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं मिल रही इनको। हम लोग कोशिश करते हैं, अपने स्तर पर प्रयास करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इसका संज्ञान ले और जो भी मुद्दे हैं, चाहे फीस वृद्धि का मामला हो, छात्र संघ का मामला हो, फीस वृद्धि होगी, 300% फीस बढ़ा देंगे तो आम गरीब परिवार का बच्चा कैसे पढ़ने आएगा? किसान आज अपना खेत गिरवी रख के अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। हम लोग आम साधारण परिवार से आते हैं, हम इतनी फीस नहीं दे सकते कि अपने बच्चों को बीटेक भी करा सकें। तो ये सवाल तो खड़ा होता है ना कि सरकारी विश्वविद्यालय खत्म होते जा रहे हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालय बढ़ते जा रहे हैं, उनकी फीस भी महंगी है। तो ये जो साधारण परिवार से आने वाले लोग हैं, इनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। हाँ, नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। एक मुझे और बात बताइए आप, अभी जैसे आपने विधानसभा चुनाव लड़ लिया, कुछ वोटों से आप हार गए, फिर लोकसभा चुनाव आ रहा है, मन में इच्छाएं तो होती होंगी कि लोकसभा भेजा जाए? मेरे मन में बहुत इच्छा होती है कि हमारी समाजवादी पार्टी उत्तर विधानसभा से भारी बहुमत से जीत के जाए। अच्छा। और 2024 में जिसको भी सांसद का प्रत्याशी माननीय अखिलेश यादव जी घोषित करें, उसको हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ चुनाव लड़ाएं और अपनी विधानसभा जिता करके भेजें और आने वाले समय में 27 का चुनाव पूर्ण बहुमत से जीत करके जाएं और पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बने। अभी तो फिलहाल यही इच्छा है, अपने चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं, 27 लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, राजनीतिक गलियारों में जिस प्रकार से जाति जनगणना की बात चल रही है, अखिलेश जी भी कह रहे हैं, बिहार से भी हो रहा है, बिहार में तो खैर शायद शुरू होने वाला है, आप किस एक
क्योंकि अभी आप बिल्कुल युवा हैं, अभी आपने बहुत ज़्यादा नहीं समय इसमें, लेकिन जो भी किया है, मैं जानना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण नेता वैसे तो कमी है, मतलब जो अच्छे पदों पे या रहे हों, धनेश्वर मिश्रा जी के समय से भी हो, अभी भी किस प्रकार से ये एक इसको आप एक बड़ा खतरा मानती, या अगर खतरा नहीं मानती तो आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जाति अखिलेश यादव जी ठीक कह रहे हैं, जाति गणना होनी चाहिए, जिसका जितना अधिकार हो उसको उतना मिल जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। हमारा अधिकार होगा हमें मिलेगा, उनका अधिकार होगा उन्हें मिलेगा। आपको नहीं लगता है इससे जाति वर्गों में मारपीट हो सकती है या कोई नहीं, बड़ा बिल्कुल नहीं हो सकता है। हर आदमी क्लेम करता है हम ज्यादा है, हम ज्यादा है। एक जनगणना हो जाएगी मतलब तो एक हर लड़ाई हो आदमी को जाएगी, आश्वस्त हो जाएगा ना कि कौन कितना है। कोई कहता है हम करोड़ों 20% हैं, है, 20% कोई कहता है है, 18% 50% है। आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए कौन कितना परसेंट है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। हर आदमी को अच्छा, अपने पूजा शुक्ला से मैं अगर पूछूं, सपोज इंडिया में, यूपी में अगर भैया आ गया कि भैया 8% ब्राह्मण या 10% ब्राह्मण है, आपको टिकट मिलेगा? मैं कहती हूँ कि मैं दूसरे का अधिकार छीन कर करूंगी क्या? ये तो गजब है। राजनीति के अंदर मैं तो किसी को अधिकार दिलाने आई हूँ ना, छीनने थोड़ा ना आई हूँ। तो पूजा लेकिन शुक्ला महिला कितनी है? हाँ, ठीक है, 50% आबादी है ना, तो 50% में तो मिलेगा। लॉजिकल तो है, बट मिलेगा, सबको मिलेगा अधिकार। अच्छा अच्छा। और वैसे भी कितने मतलब जिस तरह का एक कॉम्बिनेशन है, भागीदारी सबको मिलेगी। एक सवाल है, ये भी थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा मुझको ये बताइए, राजनीति में डिम्पल जी एक बार फिर से अभी एक स्वर्गीय मुलायम सिंह की जो वो सीट थी लोकसभा, वहाँ से वो वापस आए। अक्सर ये आरोप लगता है उन पर कि अखिलेश जी एक्चुअली मेन उसमें हैं तो वो आगे रखते हैं, डिम्पल जी कहीं ना कहीं पीछे उनकी रहती है। इससे जो महिला नेता है वो अपने आप को कुछ अकेलापन में महसूस करती है, ये आरोप लगता है, हम लोग भी देखते रहते हैं। उनकी निष्क्रियता क्या पार्टी को, महिला नेताओं को दिक्कत देती है? नहीं, मुझे नहीं लगता वो निष्क्रिय हैं। पूरे मैनपुरी मुझे याद है लोकसभा का, लखनऊ का चुनाव, पूरा लखनऊ लोकसभा का चुनाव डिम्पल यादव जी ने लीड किया था। पूनम सिन्हा जी की हर जगह सभा की, कार्यक्रमों में रही, और उससे पहले से वो सक्रिय हैं। मेरा जब 22 का चुनाव आया तो पूर्वांचल की पूरी कमान डिम्पल यादव जी ने संभाली, अगर आपको याद होगा, जगह जगह बड़ी बड़ी सभाएं की। तो निष्क्रिय कहाँ है? मैनपुरी का चुनाव हुआ, पूरा चुनाव डिम्पल यादव जी ने लीड किया, और आज छोटे से छोटा कार्यक्रम होता है, किसी के यहाँ कथा है, किसी के यहाँ मुंडन है, किसी के यहाँ शादी है, डिम्पल यादव जी तो अकेले जा रही हैं। और आज जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी के अंदर मिला है, ये अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव जी की साझा सोच है। जैसे मेरा ये पूछना, जैसे मीटिंग्स लेते हैं अखिलेश जी, अगर डिम्पल जी भी लिया करें अभी ली थी उन्होंने, अच्छा लेते हैं, 15 जैन को ली थी मीटिंग। अच्छा लेती हैं, शायद मुझे नहीं पता है। नहीं, पार्टी ऑफिस आती है, मिलती है लोगों से। अच्छा, मिलती है, हाँ, पार्टी ऑफिस मिलती है, घर मिलती है, वो सक्रिय है राजनीति। हाँ बिल्कुल सक्रिय है। आप अपनी बात उनसे कह सकते हैं, आप उनकी समस्या, अपनी समस्या उनको बता सकते हैं, और पूरा उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर नहीं, खैर मुझे अभी मौका नहीं मिला है उनसे इंटरव्यू लेने का, नहीं, कभी मिलेगा तो बिल्कुल बताएंगे, वो बहुत एक्टिव रहते हैं। एक और मैं आखिरी सवाल लूंगा, काला झंडा दिखाने के बाद आपकी राजनीति बदली, आपका नाम आया, पूजा शुक्ला कई अखबारों की सुर्खियों में रही, कई सारी दिक्कतें भी आई, बट आपको लड्डू मिला, आपने लड्डू खाया भी, थोड़ा सा दिक्कत दे गया वो। अभी ये बताइए, ये जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, यह पूरा शुक्ला अभी इसके लिए क्या कुछ ऐसा कर रही हैं, या क्या किस तरीके से आप देख रही हैं इस सरकार को? मैं तो फिर कह रही हूँ कि मैंने तो झंडा इसलिए नहीं दिखाया, मैंने झंडा इसलिए दिखाया कि छात्रों की फीस वृद्धि वापस हो। ठीक है। मैंने झंडा इसलिए दिखाया कि गरीब वंचित बच्चों को उनकी शिक्षा से वंचित ना किया जाए। ठीक है। मुझे तो तब पता भी नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है। ठीक है। मैंने संघर्ष किया, मेहनत की, मेरा एडमिशन कैंसिल हुआ, मैंने आंदोलन किए, मैंने यात्राएं की, पदयात्रा की, बूथ संगठनों पे काम किया, पार्टी ने कई जगह प्रभारी बनाया, छात्र संगठन में काम किया, तब जाके मुझे टिकट मिला। और मुझे लगता है कि मैंने उसके बाद भी जो मुझे देना, अपना 100% देना चाहिए था, मैंने अपने चुनाव में भी दिया, और उसके बाद भी मैं सक्रिय हूँ। एक लीडरशिप हमारे विधानसभा में डेवलप करने की कोशिश है कि और लोगों को मौका मिल सके। बदलाव करने की ज़रूरत है, और जो सत्ता में सरकार है वो तो किसी से छुपा नहीं है कि किन लोगों को शेल्टर मिल रहा है। सिर्फ पूजा शुक्ला ने झंडा दिखाया, ये विरोध नहीं था। पूजा के नाम के आगे शुक्ला लगा था, ये भी एक बहुत बड़ा विरोध का कारण है। मानती है इसको? बिल्कुल मानती हूँ। मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में कितने ब्राह्मण विधायकों को, मंत्रियों को पावर है किसी निर्णय को लेने की? किसी को नहीं है। नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं है। फिर मूक दर्शक बना करके आप लोगों को सिर्फ मंच पे शोपीस की तरह तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व, उनको मौका तो नहीं दे सकते। निर्णय लेने की अगर क्षमता ही नहीं है ब्राह्मणों के अंदर,
अगर उनको ये पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की किस काम की है? आज समाजवादी पार्टी में हमें अथॉरिटी तो है, पावर तो है, हम अपनी बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं। एक लीडरशिप तो अखिलेश यादव जी ने दी। मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुझ जैसे युवाओं को मौका दिया, कितने हमारे समाज के युवाओं को मौका दिया, कितनी महिलाओं को इस उम्र में मौका दिया। तो ये सब गरीब परिवार के लोगों की राजनीति, गरीब परिवार को प्रतिनिधित्व तो अगर कोई दे सकता है तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा पे चलते हुए। खैर पूजा शुक्ला ने सबसे कम उम्र में चुनाव लड़ा यहाँ पर। खैर आप हार गए वो एक अलग बात है, बट आपने लड़ा और आपको बहुत सारे वोट मिले। एक सवाल है, ये आखिरी सवाल है, इसको हम खत्म करेंगे। सबके माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं, आपके भी कुछ परेशान हैं? नहीं वो आपके भविष्य को परेशान लेकर नहीं के, है, आपकी नहीं शादी बिल्कुल को नहीं लेकर है, के? नहीं बिल्कुल नहीं परेशान है मेरी शादी को लेकर भी। बहुत रिश्ते आते हैं, मुझे खुद ही नहीं करनी है, जब करनी होगी सही समय में तो कर लेंगे। रिश्तों की कभी कोई दिक्कत नहीं सलमान खान आती। का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ना है ना? नहीं उससे पहले कर लेंगे। उससे पहले हाँ, कर उससे लेंगे पहले ना? कर लेंगे। तो हम लोग को मिलेगा कार्ड? हाँ बिल्कुल मिलेगा। और ये सबसे बड़ा सवाल रहता है, मैं जिससे भी बात करती हूँ तो मुझसे यही नहीं पूछते नहीं, हैं। देखिए ये एक व्यक्तिगत बातचीत होती है, जब आप इंटरव्यू देखते हैं तो जी, हम जी। लोग उससे भाई हर चीज जानना चाहते हैं। हाँ हमें भी शायद कोई नहीं रिश्ते आते रहते हैं, और जब मैं शादी करूंगी सबको बुलाऊंगी। पक्का ना? पक्का। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पूजा। तो आज की हमारी बातचीत रही है, बहुत अच्छी सवालों के जवाब हमको जो मिले हैं, कुछ उलझाऊ थे, कुछ सीधे नहीं मिले हैं, बट ठीक थी। हम मिलेंगे नए एपिसोड में किसी एक नए मेहमान के साथ में। आज हमारे साथ में थी पूजा शुक्ला। देखते रहिए आप चर्चा। शुक्रिया।